एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग आपका जो पार्ट सेकेंड है वीडियो का, जो आपका चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसका पार्ट सेकेंड करने वाले हैं। राइट, सो लेट्स जस्ट विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स जस्ट कंटिन्यू। तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं अभी वाले जो आएंगे, सो आई होप यू वुड एंजॉय इट। राइट, सो नेक्स्ट हमारा जो इसमें आज हम टॉपिक हमारा जो हमने लिया है दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, कॉमन एंड ग्लोबल, यानी कि ग्लोबल मतलब वर्ल्ड, कॉमन। सो व्हाट डू यू रियली मीन बाय कॉमन्स? कॉमन्स का मतलब है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो कोई भी ऑन नहीं करता, जो कोई भी जिसकी पोजेशनशिप जो है वो किसी के पास नहीं है। इट इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी, वो हम सबकी है। राइट, वो सबके लिए कॉमन है। जैसे कि हमारे पार्क्स जो हैं, या फिर जो गार्डन्स होते हैं, जो हमारे पब्लिक टेम्पल्स होते हैं, दे आर ऑल द कॉमन प्रॉपर्टीज़। राइट, तो कि कोई एक पर्सन ओन नहीं करता, हम सब करते हैं। तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन जो है, उन ऐसी चीज़ों की प्रोटेक्शन कौन करेगा या कैसे करेंगे, दैट इज़ द पॉइंट। वर्ल्ड में भी बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज रहते हैं। राइट, सो कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट रेदर शेयर्ड बाय द कम्युनिटी। चाहे वो कॉमन रूम हो, कम्युनिटी सेंटर हो, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली वर्ल्ड में भी, हमारे पूरे वर्ल्ड में भी ऐसी रीजन्स हैं जो कि किसी भी सोवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस वन स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज से बाहर हैं। जैसे कि इतने बड़े बड़े आपने सीज देखे हैं, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन आपने देखा होगा। सो ये इतने बड़े बड़े जो रीजन्स हैं और इनके अंदर जो हमें मेराइन रिसोर्सेज या फिशेज मिलती हैं, उस पर किसका राइट होगा? तो ये किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है और इसको प्रोटेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी मिलकर है, कॉमन, किसी एक जने की नहीं है। राइट, तो ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट कैसे करें, यही हमारा जो है एक शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक है। राइट, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कॉमन गवर्नेंस की ज़रूरत है। और ये कॉमन गवर्नेंस हम कैसे कर पाएंगे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अभी आपने यूनाइटेड नेशंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा। सो एक कुछ ऐसी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ बना सकते हैं हम लोग, जो कि टुगेदर मिलके, मान लीजिए आपका इंडियन ओशन ही है या पैसिफिक ओशन ही है, तो वी हैव अ इंडो पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन सेपरेटली, सो फॉर डीलिंग विद ऑल दैट थिंग, दोज कंट्रीज़ विच आर कंसर्न्ड, तो उनका थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। राइट, सिमिलरली अब मैं बताती हूँ कि ऐसे कौन से ग्लोबल कॉमन्स हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब देखिए, अर्थ का एटमॉस्फेयर किसी एक इंसान का नहीं है। मान लीजिए अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग जो हमें कॉमनली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंडली अंटार्कटिका। सो अंटार्कटिका एक बहुत ही जैसा कि आप देख भी सकते हैं इन द मैप कि साउथ में सिचुएटेड एक कंट्री है, एंड इतनी ज़्यादा, आप देखिए 60 डिग्री से भी आगे तक जो है, इट इज़ सो कोल्ड कि वहाँ पर कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन रह नहीं सकता है। तो अंटार्कटिका इज़ कम्प्लीटली, अंटार्कटिका पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी होते हैं। ये कॉमन प्रॉपर्टी है, या फिर कोई इंडिविजुअल्स वहाँ पर, अगर कोई भी इंडिविजुअल कंट्री वहाँ जाकर कुछ अपना एक्सप्लोरेशन कर रही है, तो डेफिनेटली इससे भी इश्यूज होते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज़ दी ओशन फ्लोर्स। डेफिनेटली वही मैंने बोला कि जो ओशंस हैं इतने बड़े बड़े, उनके फ्लोर पे जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो भी किसी एक कंट्री से बिलोंग नहीं करते, बिकॉज एक पर्टिकुलर होता है कि भाई 12 नॉटिकल माइल्स तक आप जो है आपकी कंट्री के अंदर वो ओशन आएगा। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद इट इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी। राइट, ओशंस भी। नाउ ऐसा नहीं है कि अगर इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन नाम रखा गया है तो वो पूरा इंडिया का नहीं। अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम आवर बाउंड्री इट इज़ इंडियन रिसोर्सेज, बट आफ्टर दैट इट इज़ नॉट। राइट, एंड आउटर स्पेस, अभी स्पेस को लेकर भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स चलते हैं कि स्पेस जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे रशिया, चाइना, यूएसए, दे ऑल्सो एक्चुअली स्पेस बहुत ही एक नया डायमेंशन है जिसके एडवांटेजेस का पता लगे, और अब स्पेस पे भी मोनोपोली करना चाहते हैं कई लोग। तो डेफिनेटली ये भी एक कॉमन ही प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने बोला कि इन ग्लोबल कॉमन्स पे कॉपरेशन इज समथिंग जो कि ईजी नहीं है। हमने काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स किए हैं कॉपरेशन के लिए कि हम मिलकर इन सारे ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करें। जैसे कुछ एग्रीमेंट्स के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। 1959 अंटार्कटिक ट्रीटी, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1991 एंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। बट ऑल दीज इकोलॉजिकल इश्यूज के पीछे सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमने फेस की है, दैट इज़ कि हम जो है एक कंसेंसस नहीं बना पा रहे हैं, एक आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हैं ऑन द कॉमन इन्वायरमेंटल एजेंडास,
क्यों? बिकॉज ऑफ द वीक साइंटिफिक एविडेंस एंड टाइम फ्रेम्स। तो टाइम फ्रेम्स कभी कभी मैच नहीं हो पाते हैं और साइंटिफिक एविडेंसेस भी जो है काफ़ी इनएडिक्वेट होते हैं। इसके कारण जो है कॉपरेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अंटार्कटिका में, जैसे कि मैंने बताया कि ओजोन होल जो है वो डिस्कवर हुआ था मिड 1918s में, एंड वहाँ से भी एक हमें सबसे पहले पता लगा कि इट वाज अ डेंजर एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। कैसे हम लोग ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया अंटार्कटिका इज़ अ ग्लोबल कॉमन, और उसके अंदर अगर कुछ डेंजर आया है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेटली सभी कंट्रीज़ को जो है कॉपरेशन दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली आप देखिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं आउटर स्पेस को मैनेज करने में। जैसा कि मैंने बताया कि सब जो है जितनी भी नॉर्थ साउथ यानी कि नॉर्थ वाली कंट्रीज़, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, ये चाहती हैं कि वो स्पेस पर अपनी मोनोपोली करें, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे हैव टू डिपेंड कहीं ना कहीं ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज़। चाहे आपको अपना रॉकेट लॉन्च करना है, चाहे आपको कुछ रिसर्च करना है, नासा इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो इट इज़ ऑफ यूएसए। सो डेफिनेटली मैनेजमेंट जो है स्पेस का भी, वो भी नॉर्थ साउथ इनइक्वलिटीज़ की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। सिमिलरली अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर या फिर ओशन फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मेन इशू रहता है। तो कौन कौन से फील्ड में क्या क्या इश्यूज रह रहे हैं, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओजोन होल का इशू अंटार्कटिका में है, राइट? एंड जो है आउटर स्पेस में नॉर्थ साउथ इनइक्वलिटीज़ के इशू है, अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन फ्लोर में टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इशू है। एंड ये जो है ये अनफेयर है, अनफेयर इन द सेंस दैट जो बेनिफिट्स आपको जो है आउटर स्पेस से मिलेंगे, जैसा कि मैंने बोला सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पाइंग, आजकल तो एवरी फैसिलिटी आपका जीपीएस एंड एवरीथिंग, जो भी मैप्स हैं, ऑब्वियसली आउटर स्पेस के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं अगर कोई इसमें डोमिनेट करता है। क्योंकि एक बोलते हैं ना कि फोर्थ डायमेंशन जो है वॉर में अब स्पेस है। इफ़ यू सी द फर्स्ट वन इज़ द नेवी, सेकेंड वन इज़ द मिलिट्री और द आर्मी, एंड द थर्ड वन इज़ द एयरफोर्स, एंड फोर्थ अब कह रहे हैं कि डायमेंशन में फोर्थ डायमेंशन जो है वो स्पेस है, और फिफ्थ डायमेंशन जो है वो साइबर लॉज बन चुके हैं, साइबर स्पेस। सो येस, प्रेजेंट या फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इट वुड बी अनफेयर कि अगर एक ही उस पर जो है वो मोनोपोली बनाएगा। सो दिस इज़ देयर, राइट? अभी देखिए ये एक पिक्चर है, ये एक कैटास्ट्रॉफ है अफ्रीका में, 1917 का कैटास्ट्रॉफ है। एक ड्रॉट है, राइट, जिसके अंदर 5 कंट्रीज़ जो हैं they have suffered in Africa from this drought. In fact ये जो environmental refugees term है ना, वो इस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर हुआ था, बिकॉज यहाँ से ड्रॉट की वजह से लोग जो है इन 5 कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में एज अ रेफ्यूजी जा रहे थे, एज एन इलीगल माइग्रेंट्स जा रहे थे, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल इशू। तो आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इशू कितना ज़्यादा सीरियसली एक इशू है जिस पर हमें वर्क करना चाहिए एंड कॉपरेशन दिखाना चाहिए। प्लस इट इज़ ऑल्सो अ ग्लोबल कॉमन थिंग, क्योंकि ये ग्लोबली 5 कंट्रीज़ ने फेस किया। एक पर्टिकुलर रीजन में ऑब्वियसली ड्रॉट आए बिकॉज ऑफ एनी क्लाइमेटिक कंडीशन और समथिंग। सो येस, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था, बहुत सारे लोग अपनी कंट्री से भाग गए, एंड ये जो इन्वायरमेंटल रेफ्यूजी टर्म है पहली बार इसी जो है ड्रॉट में अफ्रीका में, जिसके अंदर 5 कंट्रीज़ थी, फेमस हुआ था, राइट? सो दिस वाज समथिंग जो कि हमें शो कर रहा है किस तरीके से जो है ग्लोबल कॉमन्स की प्रोटेक्शन में हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स झेलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे रिगार्डिंग ओशन फ्लोर हो, चाहे रिगार्डिंग अंटार्कटिका हो, चाहे आउटर स्पेस को लेकर हो, एंड कौन कौन सी हमने ट्रीटीज़ ऑलरेडी साइन कर ली हैं, एंड व्हाट आर दी ग्लोबल कॉमन्स। तो बस यही कुछ एक तो क्वेश्चन इससे बनते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। तो विल मीट अप इन द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो, जिसके अंदर हम लोग कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो है 3 से 4 मिनट्स की, तो उसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, राइट, कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। टिल देन टेक केयर।